आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जमाखोल प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हैं? व्हाई प्रश्न एस्ट्रोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। तो इसी पे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों करनी चाहिए। ओके, तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि कोई भी हमारा अच्छा या बुरा जो भी कर्म है, चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं आप, चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, ये प्रीवियस लाइफ का प्रारब्ध है। संचित कर्म है या प्रारब्ध कर्म। अब क्वेश्चन उठता है प्रारब्ध क्या है? तो पिछले जो पूर्व जन्म में जो भी कर्म हमारे रह गए हैं और उस जन्म के बाद जो कर्म रह गए हैं, तो इस जन्म में हमें उस कुंडली के रूप में वो प्रारब्ध मिल जाता है जो बचे हुए काम हमें करने होते हैं। उसी को लेकर हम इस जन्म में भोगने के लिए आते हैं। और जो इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारे संचित कर्म हो गए। अब वो कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे आज के लिए हैं या हमारे आज के कर्म की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं। तो कभी-कभी देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि आप इंसान का चार्ट कह रहा होता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। जो नेटल चार्ट है वो बता रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और कभी-कभी ठीक उसका उल्टा होगा कि कभी-कभी ये भी होगा कि आपको चीज़ें रिजल्ट तो दिख रहे हैं कि हाँ, अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी चीज़ें उल्टी हो रही होंगी। अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, दशाएँ भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है और ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी और नहीं हो रही होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसके बर्थ चार्ट है ही नहीं, तो अब बर्थ चार्ट नहीं है तो क्या हम उनका प्रेडिक्शन नहीं करेंगे? तो ऐसे कई सारे जवाब हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसे प्रश्न हों, कुछ ऐसे सिस्टम हो जिसकी वजह से हमें उसके उस जो जो भी हमारा जातक नेटिव आता है उसके बारे में हम कुछ पता लगा सकें। तो वहाँ पे प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा एक ये भी होता है ना कि प्रश्न इस बात को भी बताता है, अगर मान लीजिए कि जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, वो पास्ट डेट से मिल रहे हैं आपके या फिर प्रेज़ेंट डेट से मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने प्रश्न के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप के जो नेटल चार्ट है उसमें अच्छे जो कर्म किए हैं आपने उसकी वज़ह से अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अच्छा समय चल रहा है। लेकिन जब आप प्रश्न लगाते हो तो वो आपके लिए ना खराब टाइम दिखा रहा होता है। अब आप दोनों को कैसे आपस में तारतम्य कैसे बिठाएँगे आप? क्योंकि जो अच्छा समय चल रहा है आपका नेटल के हिसाब से और जब प्रश्न चार्ट आपने लगाया उसी क्वेश्चन के लिए या उसी समय के लिए, तो आपको खराब टाइम दिखा रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि बैड रिजल्ट ड्यू टू योर बैड कर्मास इन पास्ट लाइफ। और दोनों चार्ट में कोऑर्डिनेशन क्यों? बिकॉज़ आप अगर देखोगे तो जो नेटल चार्ट है हमारे पास्ट डेट के बारे में बताता है और प्रेजेंट चार्ट प्रेजेंट डेट्स के बारे में बताता है। प्रश्न चार्ट लगता है कि आपको दोनों चीज़ों को बताता है, लेकिन आप देखोगे पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, वो जैसे कर्म आपके पूर्व जन्म के होंगे, कर्म के रिजल्ट कैसे हैं, ये बहुत बार ऐसा भी होगा आपको ना कि कई बार बीमारियाँ आपको नहीं दिख रही हैं, बट प्रश्न चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, बुरे तरीके से प्रॉब्लम है। और आप क्या करते हो? अब आप उसको रिलेट कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल है इसमें। तो जो नेटल चार्ट है, वो आपको इस बात का संकेत देता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, जिसकी वजह से आपको यह नेटल चार्ट मिला है। क्योंकि आप देखो नेटल चार्ट जो भी होता है हमारा प्रारब्ध की वजह से ही होता है। अब जैसे आपके प्रारब्ध रहे हैं, उसी के हिसाब से नेटल चार्ट मिला है। तो इसीलिए हम जब प्रश्न चार्ट लगाते हैं तो हमें यह बताता है कि इस जन्म में हमें कैसे-कैसे कर्म करने हैं और जो रिज़ल्ट जो हम सोच रहे थे ऊपर कि हमें कैसा मिलना है, वो प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएँगे। तो अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे, इस जन्म में भी आपके कर्म ठीक-ठाक रहेंगे, तो उस कर्म के हिसाब से आपको अच्छा चार्ट मिल जाएगा। और वही बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपको प्रश्न चार्ट में खराब चार्ट मिलेगा। अब मान लो कि आपके साथ कोई तकलीफ़ आई है और आपको लगता है कि इतनी भारी प्रॉब्लम है, इससे कैसे निकल पाऊँगा मैं? तो आप
उस समय क्या करो, अपना प्रश्न चार्ट आपको ये सही बताएगा, सही गाइडेंस देगा कि आप क्या, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आप आसानी से कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप उससे निजात पा जाओगे आप। और अगर प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, और अगर प्रश्न चार्ट आपका सही नहीं है, आपके प्रेजेंट कर्म सही नहीं है, आपके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो काट भी जो चार्ट बनाया आपने, वो भी आपको सही सॉल्यूशन देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा ये फंडा आपको समझना है कि प्रश्न हमारी प्रेजेंट चीज़ों को बताता है। आप मकान लेना चाहते हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नेटल चार्ट बड़े अच्छे सिग्निफाई कर रहा है। बच्चे होने चाहिए, नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रश्न डिनाई कर रहा है। प्रेजेंट कर्मों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है आपका, जिसकी वजह से डिनाई दिखाया जा रहा है। मैरिज नहीं हो रही है, तो आंसर देने से पहले मैं कहूँगा एक बार आप अपना प्रश्न चार्ट ज़रूर लगा लें। प्रश्न चार्ट आपको सही रिफ्लेक्शन दिखाएगा कि पिछले कर्मों की वजह से है या आपके प्रेजेंट कर्म की वजह से। इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न, आप देखो, आप अगर देखा जाए तो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ना अराउंड 33 टाइप के अलग-अलग प्रश्न शास्त्र हैं, या प्रश्न की पद्धति है प्रश्न शास्त्र पढ़ने की। अब उसी में जैसे मान लो कि वैदिक शास्त्र है, जो वैदिक प्रश्न शास्त्र जो पराशरी पर आधारित होती है, वो हो गया। दूसरा, हम जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हम लोग कराते हैं, जो क्लासेस में केपी एस्ट्रोलॉजी कराता हूँ मैं। तो उसमें देखोगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर बेस्ड आप चार्ट बना लेते हैं, जैसे 0 से लेके 249 तक का जो नंबर्स हम देते हैं जातक को, तो उसमें से सेलेक्ट किया जाता है कि जो नंबर बताता है, वो नंबर बेसिकली क्या है, सबलॉट है। अब उस सबलॉट के आधार पे चार्ट डिसाइड हो जाता है कि क्या चार्ट बन के आएगा, उसके आधार पे हम प्रश्न लगा के प्रेडिक्शन करते हैं। दूसरा, टाइम चार्ट बनाते हैं, जो सीधा टाइम लगाया, उसके आधार पे जो सबलॉट बना फर्स्ट लॉट का, और उस रिलेटेड जो चार्ट जो हाउसेज हैं, जो कस्प हैं, उसके आधार पे हम प्रश्न लगा के प्रेडिक्शन देते हैं। इसी में कुछ एक आध एडवांस जो मैं केपी में कराता हूँ बेसिकली, कि एक टीएसए मेथड बोलते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन होता है। मतलब इससे बढ़िया सिस्टम मैंने नहीं देखा है। यस नो का अगर कोई क्वेश्चन आपका है ना, तो टीएसए में लगाइए, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है। कैलकुलेट अगर खुद से करना पड़े आपको, तो मुश्किल से बामुश्किल 3-4-5 मिनट लगता है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो विद इन सेकंड आप चीज़ें यस नो में बता सकते हैं। इसके अलावा जो और प्रश्न की पद्धति है, जिसमें कई दफ़ा एक ऐसा होता है कि आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, उस ऑप्शन में से आपको कौन-सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, तो वो हम एक एलएसआरडी सिस्टम कराते हैं हम, जिसके आधार पे हम कई सारे ऑप्शन में से हम बेस्ट जो आपका ऑप्शन होता है, वो निकाल के देते हैं। जैसे कई दफ़ा आप जाओ किसी को रिसीव करने गए हो ट्रेन से, आप कोच नंबर भूल गए, आप तुरंत एलएसटीआर लगाया आपने, आपको पता चल जाएगा कौन से कोच में आपका जो जिससे मिलने जा रहे हो आप, वो है। या कई दफ़ा एग्ज़ाम में कितने परसेंटेज आएँगे, ये भी हम एलएसडीआर के माध्यम से ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं, या अंदाज़ लगा लेते हैं। तो ऐसे कई सारी पद्धति हैं। तो बट आज जो हम आज बात करने वाले हैं जमा-खोल के बारे में, इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल अमेज़िंग है, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। मैं तो कई दफ़ा डरता हूँ कि जैसे अपने खुद से या रिलेटिव के, ख़ासकर बीमारी वाले या वैसे कुछ क्वेश्चन लगाने से तो मैं बिल्कुल डरता डरता हूँ, और अवॉइड करता हूँ मैं कि उसे ना लगाऊँ। इतने एक्यूरेट और सटीक प्रेडिक्शन है। क्योंकि सोचो ना, आप लग्न, जो प्रश्न शास्त्र जैसे पराशरी का आप देख रहे हो, पराशरी में क्या है, लग्न 2 घंटे में चेंज हो जाता है। तो 2 घंटे, और इसमें क्या है कि 5-5 मिनट में चेंज हो रहा है आपका। तो उसकी वजह से कितना कुछ आप नई-नई चीज़ें देखते हो, और कुछ भी क्वेश्चन लगा के, आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी और के लिए आप लगा रहे हो, खुद के लिए भी लगाना, खुद के लिए भी लगा के दे सकते हो। अगर पढ़ने आता है तो इससे अमेज़िंग आपको प्रश्न शास्त्र नहीं मिलेगा। उसके अलावा, और अगर उसमें देखें, चाहे आप कोई सा भी मतलब आप करो, अगर जमा खोल कर रहे हो ठीक है, उसके अलावा केपी से या बीएनएन से, जिससे भी आपको करना है, एक प्रश्न शास्त्र आपको आना ज़रूरी है आपको। क्योंकि आप सोचो ना कि किसी के पास अगर टाइम नहीं है, तो कैसे आप उसको प्रेडिक्ट करोगे? तो प्रश्न शास्त्र ही माध्यम होता है, जिसके आधार पे आप थोड़ा बहुत ब्रीफ कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ, आपकी लाइफ में ये होगा, इस समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तक थोड़ा मैंने ब्रीफ किया प्रश्न के बारे में, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बेसिकली अब जमा खोल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, और इससे हमें कैसे, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स किस-किस बेस पे मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें आज हम बात करेंगे जमा खोल प्रश्नम के बारे में। तो देखिए, आप जमा खोल प्रश्न में बेसिकली
अ, 2 लगना यूज़ होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी आप लोग ने पढ़ी होगी शायद समझ रहे होंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि 30 डिग्री का एक लगना होता है जो कि 2 से सवा 2 घंटे में चेंज हो जाता है। इसमें क्या है आपका जो एक उदयम टर्म होता है, जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी जो जमाकुल प्रश्नम है, उसमें हम 2 लग्न यूज़ करते हैं। एक तो हमारा उदयम लग्न हो गया, ओके? दूसरा लग्न होता है हमारा अ, दूसरा लग्न हमारा है आरूढ़, जो कि 5-5 मिनट पे चेंज होता है। अब आप सोचो कि एक लग्न है जो कि आपका 1 घंटे में चेंज हो जा रहा है और उसके साथ-साथ एक और लग्न है आपका जो कि 5 मिनट के अंदर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्लैनेट को हम डबल यूज़ करते हैं, जो जमाकुल प्रश्नम में आएगा हमारा। तो एक तो उदयम आरूढ़म की वजह से आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है कि आप जल्दी-जल्दी प्रेडिक्शन कर सकते हो और चेंजेज़ हो रहे हैं यहाँ। जैसे हमारे दिमाग में क्या है कि अब देखो थोड़ी देर कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, 5-7 मिनट के बाद कुछ और चीज़ें सोचने लगते हैं। तो आरूढ़म क्या वो सारी चीज़ों को इंडिकेट कर देता है हमारा। तो अब इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि नॉर्मल ट्रांजिट का चार्ट लगाते हैं, उसके बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पे एक तरह से प्लैनेट्स हम डबल यूज़ करते हैं। एक तो इनर प्लैनेट होगा हमारा, ठीक है? और उसके बाद हमारा होगा आउटर प्लैनेट होगा। अभी जब आगे हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है। तो इनर प्लैनेट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ट्रांजिट के जो भी प्लैनेट है हमारे वो सब हम यूज़ करते हैं। अब ट्रांजिट प्लैनेट क्या है कि आप अभी के टाइम पे जो भी प्लैनेट जिस-जिस हाउस में गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, वही आपके प्लैनेट यहाँ भी काम आ जाएँगे। आप ऐसे समझो कि जैसे अगर हम मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 तरह के प्लैनेट हम यूज़ करते हैं। एक तो प्लैनेट वैसे हो जाएँगे, जिसमें कि हम इस हाउसेज़ में जो-जो प्लैनेट जहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे जुपिटर हो गया, यहाँ पे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, कहीं सैटर्न हो गया। ऐसे करके जो प्लैनेट आज के डेट में जो प्लैनेट यूज़ कर रहे हैं ना, जो प्लैनेट ट्रांज़िट कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक प्लैनेट हो गया। दूसरे प्लैनेट वैसे प्लैनेट होते हैं जो जमा ग्रह के नाम से हम जानते हैं, जो कि ये चार्ट के बाहर-बाहर चलेंगे आपके और वो पूरा सर्किल लगाते हुए अपना ट्रांज़िट कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा पूरे दिन चलते रहता है। अब एक उदयम आपका हो गया तो उदयम जो लग्न बनेगा हमारा यहाँ पे उसमें सुबह से लेके शाम तक मतलब 12 घंटे सुबह के और 12 घंटे शाम के, ऐसे करके हमारा टोटल ऐसे 24 उद्यम अलग-अलग बन जाते हैं। तो इसको आगे इसमें चर्चा करेंगे हम लोग कि मैं इसमें चर्चा करूँगा कि कैसे उद्यम चेंज होता है, कैसे आरूढ़म होता है। उसके अलावा उद्यम, आरूढ़म इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है? अब इसमें देखो आपकी जो दूसरे जो जमा ग्रह प्लैनेट होंगे, जो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो इनर प्लैनेट हैं, वो आपके इन हाउसेज़ में गोचर कर रहे होंगे। लेकिन जो आउटर प्लैनेट होंगे आपके, जो दूसरे जमा ग्रह होंगे, उसमें क्या होता है ये न एंटी क्लॉकवाइज़ यहाँ से प्लैनेट घूमते रहेंगे आपके। अब आप देखो क्या होता है जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं, उसमें केवल राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं। बट यहाँ पे जो जितने जमा ग्रह होंगे हमारे, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और इसलिए इसके रिज़ल्ट भी बहुत अमेज़िंग मिलते हैं हमें। अब हम अगर आगे बात करते हैं कि जमा खोल का मतलब क्या हुआ बेसिकली, तो जमा अगर देखा जाए तो जमा का मतलब होता है ग्रह और खोल का मतलब होता है टाइमिंग। तो इसी इसी दोनों शब्द से मिलके बना है जमा कोल। हम आगे देखते हैं इसमें कि जमा ग्रह क्या, अब जो बाहर के प्लैनेट होते हैं वो बेसिकली क्या होंगे कि ये हर एक 1.5 घंटे पे चेंज होते चले जाते हैं। वो सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कि कैसे ये 1.5 घंटे में चेंज हो जाते हैं जमा ग्रह। तो जमा ग्रह 1.5 घंटे में चेंज होते रहेंगे और आउटर चूंकि प्लैनेट है ये तो बाहर कुंडली के बाहर बाहर होते हुए ये पूरा अपना एक सर्कल पूरा करते हैं और ऐसे पूरा दिन चलता रहता है। एक प्लैनेट आगे आएगा जमा ग्रह एक हाउस आगे आएगा तो उसके पीछे जो सीक्वेंस बना हुआ उसके अगले जैसे मान लो कि यहाँ पे मीन राशि है, मीन राशि में मून है बाहर में, यहाँ मून है, तो वो नेक्स्ट में आगे जाके पीछे
मून आगे आएगा तो सैटर्न पीछे जो उसको फॉलो कर रहा है वो सैटर्न मून की जगह पे आ जाएगा। ये हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आप देखा होगा हमने यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है साउथ इंडियन चार्ट। क्योंकि जमा ग्रह एक्चुअली क्या है, जमा ग्रह है ना ये आपके साउथ इंडिया में ज़्यादा डेवलप है। तो साउथ इंडिया में आप देखोगे साउथ इंडियन चार्ट ही चलता है। और जो बेसिकली जो साउथ इंडिया में एक जैन मुनि थे, भूपेंद्राचार्य, आचार्य भूपेंद्राचार्य थे, उन्होंने ही इस जमाग्रह को बनाया था। अब वो सारे इनके जितने लिटरेचर है ना वो सारे तमिल में है, जिसकी वजह से आपको साउथ इंडियन चार्ट पे ही इस जमाकोल प्रश्नम को समझना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हम आज थोड़ा-सा इसके बारे में बात करेंगे, साउथ इंडियन चार्ट कैसे दिखता है और उसमें हम कैसे मतलब चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जो आप समझ जाओगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको नॉर्थ इंडियन जो कुंडली है उसके बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट में आपका जो लग्न होता है वो फिक्स है आपका। नॉर्थ इंडियन चार्ट में आप देखोगे तो ये लग्न फिक्स है, 5 नंबर राशि यहाँ पे है। तो 5 नंबर राशि फिक्स है यहाँ पे। 5 नंबर राशि फिक्स है यहाँ पे, ओके। अब जो इसमें क्या होता है, आपका जो साउथ इंडियन चार्ट है उसमें राशियां फिक्स होंगी। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे हमेशा 1 नंबर राशि ही होगी, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब जब भी बात होगी तो अगर लग्न कहीं पे भी हो, हमेशा मेष राशि इसी हाउस में होगा। बट नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे राशियां अलग अलग होती रहेंगी, लग्न यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउसेज फिक्स होती हैं और साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स होती हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ का लग्न है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न का मतलब ये हो गया आपको कि पांचवी 5 नंबर की राशि यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे राशियां फिक्स होती हैं, पहली राशि हमेशा यहीं पे होगी। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे लग्न तो इस भाव में, प्रथम भाव में बैठा हो, यहाँ पे लग्न क्या है, यहाँ पे आ गया। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लाइनें खींच देते हैं। तो ये हमारा लग्न हो गया। अब हम जिस भाव के भी बारे में देखना है हमें, तो हम इस लग्न से फिर रेफरेंस लेके हम आगे प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली जो साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो डिफरेंस था, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ओके, अभी हम चलते हैं आगे कि जो हमारा अगर देखा जाए तो साउथ इंडियन चार्ट और इसके बाद हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो लग्न फिक्स हुआ है हमारा, अब इसको हम अगर इसमें आगे अगर जो चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, खासकर जो इसकी बात करें अगर हम जमाकुल प्रश्नम की, तो जमाकुल प्रश्नम में कुछ फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हमें जानना है। जैसे पहले मैंने उद्यम और आरूढ़म के बारे में बताया था मैंने, तो उसी तरह से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है उदयम, आरूढ़म, कविपु। कविपु को बेसिकली हम बोलते हैं कि ये जमाकुल प्रश्नम का विलेन है। मतलब जहां पे भी कविपु रहेगा ना, ये आपको नेगेटिव आंसर ही देता है। तो एक कविपु हो गया, उसके अलावा होता है जमाकुल टाइमिंग होती है। और फिर ट्रांजिट के प्लैनेट जो हम ट्रांजिट के बारे में पहले भी हमने चर्चा की है, इसके पहले भी आपको बताया था कि जो आज के डेट में अभी प्रेजेंट एट प्रेजेंट जो प्लैनेट जहां पे जिस भाव में चल रहे हैं वही ट्रांजिट का प्लैनेट है, और उसको हम इनर सर्कल में लेते हैं। जो कुंडली, जो साउथ इंडियन कुंडली जो हमने बनाई थी, उसमें इनर वाले जो प्लैनेट होंगे आपके, वो ट्रांजिट के प्लैनेट को प्लेस करते हैं। इसके अलावा हम मांदी के बारे में भी देखेंगे और उसकी भी कैलकुलेशन देखेंगे। मतलब हम सब चीजों की कैलकुलेशन निकालते चलेंगे कि उदयम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरूढ़म कैसे कैलकुलेट करते हैं, कविपु कैसे कैलकुलेट करेंगे, जमा ग्रह जो सारे जमा प्लैनेट्स हैं उनको कैसे हम उसमें कुंडली में फिट करेंगे, और इसके अलावा जो ट्रांजिट प्लैनेट और गुलिक या जो उसको मांदी बोलते हैं, वो हम इसके बेस्ड पे सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद उसी आधार पे फिर हम देखेंगे कि आप प्रिडिक्शन कैसे करना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे जो पहला फैक्टर हमारा है उद्यम। बेसिकली उद्यम है क्या? तो इडियम को देखोगे तो in Jamacal Prashnam, it is equivalent to the ascendant used in the natal horoscope. This is also called as Udyam Lagna and its lord is called Udyam Adhipati. The Udyam is used to study the prediction about future. It plays the important role in answering the queries of client. Anything and anytime कैन बी ब्रीव इन्फर्ड फ्रॉम द उदयम लग्ना। तो मतलब ये है कि आप जो सारी चीजें भी जानना चाहते हो, जैसे हम लग्न यूज करते हैं नॉर्मल पराशरी सिस्टम में या नॉर्मल वैदिक सिस्टम में, वैसे ही उद्यम है जो कि आपकी सारी क्वेरी के बारे में बताता है। उद्यम एक तरह से कहते हैं कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आंसरिंग योर क्वेरीज। और ये इंडिकेट करता है उद्यम आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को, और ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है वही उद्यम है। ठीक है? तो इसलिए ये सारे आप देखो ना कि आप इसके नेटल चार्ट में आप क्या बता रहे हैं कि इट आल्सो उद्यम लग्ना बोलते हैं, उद्यम अधिपति इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। उसके अलावा आप देखोगे तो जो प्रिडिक्शन होती है इसमें आप जो भी चीजें प्रिडिक्ट करोगे उसमें उद्यम की हेल्प लेके ही प्रिडिक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है? और ये उद्यम आपका क्या होता है, हर एक 1 आवर का इसमें होता है, हर एक 1 आवर में ये अपना उद्यम एक हाउस से छोड़ के दूसरे हाउस में चला जाता है। तो ऐसे ये उद्यम चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से, और ये वैरी भी करते हैं बेसिकली। जो उद्यम आपका होगा, जब हम फिक्स करते हैं उद्यम को, तो उसमें जब हम उद्यम फिक्स करते हैं तो उद्यम फिक्स करने के बाद फिर हम उसके आधार पे हम निकालते हैं कि हमारा आरूढ़म कहाँ पे है या हमारा कविपु कहाँ पे है, और उसके आधार पे तीनों चारों चीजों को, जो ऊपर फैक्टर मैंने 5-6 बताए हैं, उन सब चीजों को कोरिलेट करके हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं। अब क्या है कि आप ऐसे सोचो कि उद्यम जो क्वेरी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मान लो कि इसी में वैसे भी हो सकता है कि उद्यम एक तरह से अगर जो कैलकुलेट हम करते हैं तो उसमें जो टाइमिंग है आपका उद्यम का, उद्यम की टाइमिंग वैरी भी करती है कई दफा। वो क्या होता है, जैसे लगना का फिक्स होता है 2 घंटे का, उद्यम का ऐसा फिक्स नहीं होता है। ये कहीं पे उद्यम 56 मिनट से लेके 64 मिनट तक भी होता है। ये वैरी इसलिए करता है क्योंकि हम सनराइज और सनसेट के हिसाब से देखते हैं कि उद्यम को कहाँ पे रखना है। तो अब ठंडे के टाइम पे आप देखोगे तो सनराइज लेट होता है, दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। गर्मी के टाइम पे देखोगे तो रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। तो उस वजह से ये वेरी करता है, क्योंकि हम जब उद्यम निकालते हैं तो सनराइज और सनसेट दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसके आधार पे कैलकुलेट करते हैं और तब निकालते हैं। इस वजह से ये वेरी करता है। अब मान लीजिए कि गाड़ी चोरी हो गई है, किसी के बारे में भी प्रश्न किया जा रहा है, इवन किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है ना, तो वो उद्यम हमें बता देगा। उद्यम इतना पावरफुल है, आपको मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप बताओ कि ये प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड उद्यम कई दफा तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप जो सामने वाला नेटिव है किस चीज का प्रश्न लेकर आया है। आप सीधा जब उद्यम निकालते हो तो उसके आधार पे आप बता सकते हो कि आपका जो प्रश्न होगा इस चीज से संबंधित हो सकता है। इतना पावरफुल है ये। कोई भी आप उद्यम से रिलेटेड कोई भी घटना, इवेंट घटने के लिए हमें उद्यम के एक तरह से उद्यम के अप्रूवल की जरूरत होती है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, बिना उद्यम के आप उसमें कुछ बता नहीं सकते हो। तो इसलिए किसी भी इवेंट को देखने के लिए उद्यम जरूरी है, और इसके बिना प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से लगनी है आपका। अब हम बात करते हैं आरूढ़म की। तो हमारा जो आरूढ़म है, वो आरूढ़म क्या है आपका कि इट टेल्स अबाउट पास्ट हैपनिंग, मतलब जो पुरानी चीजें हो, जस्ट जो हुई हैं उसके बारे में आरूढ़म बताएगा। द सिचुएशन एंड द इवेंट दैट द क्लाइंट हैड क्रॉस्ड इन द पास्ट आर derived फ्रॉम उदयम। मतलब अभी जो तुरंत जो नेटिव ने फील की हैं, जो तुरंत कोई चीज घटना घटित हुई है अभी कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले, उसके बारे में ओडियम बताता है। और इट इंडिकेट द माइंड ऑफ नेटिव, नेटिव के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में ये बताता है। अच्छा, उसके अलावा एवरी पर्सन विल हैव मेनी डाउट्स, मेनी क्वेरीज एंड थॉट्स इन हिज माइंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, which is natural, but
The odium distinguish the most important thing, prioritizing at this mind, which is the prime reason for his प्रेजेंट विजिट टू द एस्ट्रोलॉजर। मतलब उद्यम इतना सटीक होता है कि आप देखो, आप जब एक उसकी क्वेरी को लेके जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या चीजें एग्जैक्टली चल रही हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड या किस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, उन सब चीजों के बारे में वो उद्यम तुरंत बता देता है। अब आप देखोगे कि सॉरी, आरूढ़म आरूढ़म के बारे में बात करें तो ये आरूढ़म आपको उस 5-5 मिनट में चूँकि चेंज होता है, तो ये तुरंत बता देता है कि सामने वाला जो जातक है वो किस चीज़ का प्रश्न को लेके आया है, और प्रायोरिटी वाइज़ जो उसके दिमाग में सबसे पहले चीज़ें क्या चल रही हैं, उसके आधार पे आरूढ़म तुरंत आइडेंटिफ़ाई करके बता देता है। अब उसको अगर हम देखें तो एक बार हम चार्ट पे देखते हैं कैसे इसको बेसिकली देखो, आप इसको ऐसे समझो कि उद्यम के बारे में अगर देखें हम ना, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे समझो कि उद्यम का जो इनका टाइम है घूमने का, क्योंकि मैं बोल रहा था कि उद्यम को 0 से 5 मिनट, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, सॉरी, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और ये 55 से 60। ये कंप्लीट आपका हो गया एक तरह से कि ये आरूढ़म का हो गया। क्योंकि आरूढ़म का मैं बता था कि आरूढ़म क्या होता है कि हर एक 5 मिनट में बदल जाता है। जैसे हमारी घड़ी की सुई है 00 पे, मतलब ठीक 12 बज रहे हैं। अब 12 बजे से 12 बज के 5 मिनट की सुई आते-आते, तो आरूढ़म मान लो यहाँ पे है, तो 5 मिनट के बाद आरूढ़म यहाँ हो जाएगा। ठीक है? मतलब 5 से 10 मिनट का जैसे ही मिनट हुआ, 5 से 10 मिनट, मतलब कोई क्वेरी पूछ रहा है 20 बज के 15 मिनट पे, या ऐसे समझो कि 20 बज के 25 मिनट पे, तो 20 बज के 25 मिनट पे आपका आरूढ़म आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? मान लो कोई पूछता है 20 बज के 23 मिनट पे, तो 20 से 25 के बीच का वो मिनट है आपका, तो इसलिए आरूढ़म आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम हर एक 5-5 मिनट पे आरूढ़म चेंज होते जाता है। तो उसको हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना आसान भी नहीं है। बस ये समझाने के लिए है कि ये आरूढ़म जो चलेगा आपका, हर एक 5-5 मिनट पे चेंज होते रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना निकालते हैं कि अभी आरूढ़म हमारा क्वेश्चन के टाइम पे कहाँ पे है, और जो उद्यम से जो रिलेशन बनेगा उसके आधार पे हम उसको निकालते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि 51 मिनट है आपका, तो 51 मिनट होगा तो हमारा आरूढ़म कहाँ पे होगा? हमारा आरूढ़म इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है? अब अपनी घड़ी की सुई में हमें देखो, देखना क्या है, सीधा हमारी घड़ी की सुई देखनी है। घड़ी की सुई में मिनट वाली सुई जितने मिनट का होगा उसके हिसाब से हम आरूढ़म को सेट कर सकते हैं। किसी ने बता दिया कि अभी मान लो कि 37 मिनट हो रहे हैं, 10 बज के 37 मिनट हो रहे हैं, यहाँ सुबह के 5 बज के 37 मिनट हो रहे हैं, तो हमारा आरूढ़म यहाँ पे 37 मिनट वाला आरूढ़म यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, ये फिक्स कर देना है, और हर एक घंटे के लिए यही तरीका हम फॉलो करते हैं। अब उसको मान लो कि किसी का 12:30 बजे, 20 बजे, अगर 20 बज के 34 मिनट हो गए हैं, तो 20 बज के 34 मिनट, तो हमें इस वाले को चिन्हित कर लेना है, मार्क कर लेना है, और देखना है कि ये किस राशि में गया है या कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये 30 से 35, ये वाला जो एरिया है हमारा, इसमें जाके हमारा आरूढ़म होगा। तो ऐसे करके आपको सोचना है कि हमारा आरूढ़म कहाँ पे होगा, मतलब टाइम के लिए। ठीक है? अच्छा, आरूढ़म इतना पावरफुल होता है, इट टेल्स अबाउट पास्ट हैपनिंग। आप देखो ना, इसमें जो मैंने बताया है कि आरूढ़म क्या बताता है आपको पास्ट हैपनिंग के बारे में, आपके दिमाग में क्या चीजें अभी जस्ट में चल रही थी कुछ थोड़ी देर पहले, वो चीजें आपको बता देता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो इवेंट है, जो ऐसे इवेंट जो कि क्लाइंट ने तुरंत क्रॉस किए हैं,
उसको तुरंत ये आरूढ़म बता देता है। आरूढ़म इंडिकेट द माइंड ऑफ द नेटिव, इंटेंशन ऑफ द नेटिव। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस सोच के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आए हो, इन सब चीज़ों के बारे में बता देता है। मतलब जो घटना घटने के बाद पता चलता है, वही आरूढ़म है। इसको एक तरह से आप मार्क करके रख लो कि जो घटना घटने के बाद पता चला है, वो आरूढ़म है। ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं कि आगे इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इसको, ये तो जस्ट एज ए इंट्रो हमने वो किया है। अभी क्या है, इसके आगे हम देखते हैं कविपु क्या होता है। तो Kavipu is the another indicator of Jamakul Prashnam for any prediction. Kavipu is known as Chhatra and it is also known as villain of Jamakul Prashnam. पहले बताया था कि कविपु छत्र, छाता क्या होता है, छाता चीजों को ना छिप, जैसे आप एक बार छाता खोलो तो उसके अंदर कुछ किसी भी चीज को रख लो तो दिखाई नहीं देता है। तो वही हालत कविपु का भी है। और इसको जमाकुल प्रश्नम में विलेन के नाम से जानते हैं। विलेन का नाम इसलिए कि ये जहां पे भी होगा, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कविपु का संबंध उस क्वेश्चन से हो गया है, तो उस क्वेश्चन से संबंधित आप समझ लो कि नेगेटिव आंसर है। कोई भी घटना घटित हो रही है तो जहां पे भी कविपु का प्रेजेंस आ गया है, वो घटना नेगेशन में चली जाएगी, नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। और नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य है। ये वो चीज़ बताता है जो हिडन है। इसके लिए इसीलिए इसे छत्रप कहते हैं, और लाइक छाता, जो चीज़ छिपा ली गई है ना, उसको कहते हैं। आज जब प्रश्नकर्ता के मन में कोई ऐसी चीज़ हो, वो पूछना चाहता हो बट पूछ नहीं पा रहा हो, उसको भी कविपु कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इंडिकेट कर देता है। इसीलिए बोलते हैं द लॉ ऑफ द सीक्रेट ऑल इज़ कविपु, जो भी इंडिकेट करते हैं। अब देखो ना कि कविपु डोनेट्स हिडन थिंग्स। कविपु हिडन थिंग्स को डिनोट करता है। उसके अलावा द लॉसेस, द सीक्रेट, द डिप्लीशन ऑफ द नेटिव आर इंडिकेटेड बाय कविपु। और कविपु विल शो वेदर अ पर्टिकुलर थिंग विल हैपन और नॉट। मतलब कोई चीज होंगी या नहीं, वो भी चीजें कविपु बताता है। एंड द पोजिशन ऑफ कविपु इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ ट्रांजिट सन। ये सन के ट्रांजिट के आधार पे, ये सन के ट्रांजिट के आधार पे और आरूढ़म की जो राशि होती है उसके आधार पे, आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा हमें कि कैसे कविपु निकालते हैं। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए अब आप इसमें देख सकते हो कि उदयम का, जो मैंने बताया था कि उदयम के जब हम निकालते हैं हमारा, तो उदयम क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, और आरूढ़म भी क्लॉकवाइज चलता है। बट कविपु क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहता है। तो हालांकि मूवमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के ख्याल से, जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि आरूढ़म, उदयम और इनके जो चलने का सीक्वेंस है वो कैसे है। तो ये दोनों, आरूढ़म और उदयम दोनों चलेंगे क्लॉकवाइज, और जो कविपु चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। अब कविपु द्वारा जो भी रिजल्ट दिया जाता है वो डेट्रीमेंटल होता है। बिल्कुल, मतलब आप समझ लो कि हानिकारक है, वो आपके लिए नेगेटिव ही चीजें देगा हमेशा। अब उससे कोई बदल भी नहीं सकता है। आज किसी भी चीज में इसकी अगर प्लेसमेंट है, तो मान के चलो कि उसमें डिनायल ही आएगा, इसमें उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसको हमेशा नेगेटिव की तरह देखते हैं और कभी पॉजिटिव नहीं देगा ये। डेट्रीमेंटल है। और डिसाइडिंग अथॉरिटी भी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी है आपका, डेथ, डेंजर, ये सबसे रिलेटेड जो भी चीज है ना, ये कविपु देता है हमारा। अब मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से, कि जो बोल दिया है बस वही होना। अब आपका मान लो कि आपका कोई प्रश्न फादर से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है, और कारक, जैसे फादर के लिए हम कारक लेते हैं, सन को लेते हैं, वीनस के लिए कारक लेते हैं हम, वाइफ के लिए वीनस कारक हम लेते हैं। तो ये अगर कविपु के साथ आ गया है, तो आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नेगेटिव चीज, अगर फादर से रिलेटेड पूछा गया तो सीधा आपको जवाब देना है नो। या वाइफ के लिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है और कविपु से रिलेशन बन गया है, तो सीधा बोलोगे नो। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा बस कंसर्न भाव है, कंसर्न प्लेनेट है, उसके अंदर कविपु आ गया, तो मतलब ये समझ लो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नो होगा आंसर। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब हम आगे हम बात करते हैं कविपु के बाद हमारा आता है मांदी। कविपु के बाद मांदी। मांदी बेसिकली क्या होता है ना कि आप, मांदी के ना हर एक डेज के लिए फिक्स होते हैं, गुली क्या मांदी जो होते हैं हर एक डे के लिए फिक्स है। जैसे दिन के लिए
हर एक प्लैनेट के हिसाब से कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसके आधार पे जो सन की जो डिग्री होती है इससे जोड़ के आगे से भी हम कैलकुलेट करेंगे कि मानवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एक डे के लिए अलग है, और इसमें सूर्य की डिग्री बहुत मैटर करती है। नॉर्मली आप देखोगे तो मानवी को डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ज़्यादा देखा जाता है। ये भी एक तरह से नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। और उसमें उदयम लॉर्ड मानवी के साथ, या मानवी उदयम में कहीं बैठा हो, या मानवी से रिलेशन किसी कंसर्न भाव का हो गया हो, लाइक पंचम भाव से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया, एट्थ जो डेथ के बारे में किसी ने पूछ लिया, या सिक्स्थ बीमारी के बारे में किसी ने पूछ लिया, तो ऐसे में उस भाव में यदि मानवी का संबंध बन गया तो उस भाव से रिलेटेड डेट्रीमेंटल रिजल्ट ही होंगे, हानिकारक रिजल्ट ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए हम मानवी के बारे में भी देखेंगे, प्लैनेट से कैसे संबंध बनाने पे क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है? अब ये तो अब हम यहाँ आगे अभी तक हमने जो जो वैसे से फैक्टर्स थे वो सब देख लिए हम ने कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे जमा खोल के लिए। अब हम आते हैं जमा ग्रह के बारे में। टोटल जो जमा ग्रह हमारे होते हैं, ये टोटल 8 होते हैं, और यही जमा ग्रह बाकी जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है उनसे डिफरेंस लाते हैं। जमा कुल प्रश्नम के एस्ट्रोलॉजी से बाकी जो डिफरेंस आता है, इसी जमा ग्रह जो है प्लेनेट, जमा ग्रह, इनकी वजह से वो डिफरेंसेस आते हैं। और वो जमा ग्रह कौन-कौन से हैं आप देखिए इसको। अब इसमें क्या है, जमा ग्रह आपके हो गए सन, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, मून और स्नेक। ये सारे आपके जमा ग्रह प्लैनेट हैं। अब ये जो प्लैनेट होंगे आपके हमेशा बाहर घूमते रहेंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पे आपके साउथ इंडियन, चूंकि अब सारी बातें हम साउथ इंडियन कुंडली पे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका कि 6 बजे, यहाँ पे मान लो कि 6 बजे से लेके 7:30। अब एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि चाहे कोई भी दिन हो, ये जमा ग्रह जो होते हैं दिन के हिसाब से पहला जमा प्लैनेट कौन सा होगा, इट विल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डे। जिस दिन के लिए हम बात कर रहे हैं उस दिन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इस प्लेस पर कौन सा प्लैनेट हो। जैसे मान लो कि आज है संडे, अगर तो संडे होगा तो हमारा जो पहला जो प्लैनेट होगा वो होगा संडे। संडे मतलब सूर्य होगा वहां पे। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली होती है जमा ग्रह में, कि हमेशा पाइसेस से शुरू होगा। ये हमेशा इसका टाइम फिक्स है, सुबह 6 बजे। और जो भी प्लैनेट होगा, चाहे जो जमा ग्रह में जो जो हमने प्लैनेट मैंने बताया है ऊपर 8, उस 8 प्लैनेट में कोई सा भी होगा वो तो दिन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, बट वो कहाँ से शुरू होगा, पाइसेस से शुरू होगा। ठीक है? उसके अलावा टाइम भी फिक्स होगा कि सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। क्योंकि जो हमारा जमा ग्रह होता है वो 1.5 घंटे का ही होता है। अब इसको किसी से मतलब नहीं है, सूर्योदय से मतलब नहीं है, सूर्यास्त से मतलब नहीं है, सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी जगह पर बैठा है नहीं बैठा है, हर चीज, उस हर चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। सुबह 6 बजे जो दिन है उसके हिसाब से जमा ग्रह वहां पे आ जाएगा 6 बजे यहाँ पे, और 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद वो अगले हाउस में चला जाएगा, और उसको ठीक ठीक जो जो इसको फॉलो कर रहा है सूर्य को, वो प्लेनेट यहाँ पे 6 से 7:30 वाले प्लेस पे आ जाएगा। अब इसमें, अब मान लो कि यदि मंडे है, यहाँ पे तो हमने देखा था कि ठीक है, अगर संडे था तो हमने संडे के लिए यहाँ पे सन को ले लिया था। अगर यहाँ पे आपका मंडे आ जाता है तो मंडे के लिए क्या करेंगे हम कि मंडे के लिए यहाँ पे हमारा मून हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अब रख लेंगे मून को हम। ठीक है? अब मून हो गया। अब इस सर्किल में देखो कि मून के आगे क्या है, स्नेक है। तो मून के आगे हम यहाँ पे स्नेक, स्नेक मतलब राहु केतु के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे राहु को लिख दिया हमने। ओके, इसके आगे क्या है, सन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सन को। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक चीज इसमें और है आपको कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ मंडे है, तो मंडे की सुबह होते ही 6 बजे से 6:30 बजे तक, 6 बजे से 7:30 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में होगा। ध्यान से समझिएगा, जो प्लैनेट जो जो भी दिन है, मंडे है तो
मून हो जाएगा, संडे है तो सन हो जाएगा, ट्यूसडे है तो मंगल हो जाएगा, बुधवार है तो मरकरी हो जाएगा, और सैटर्न है तो शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार है तो वीनस हो जाएगा, और गुरुवार है तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पे दिन लिखने हैं। मतलब यहाँ पे जो जमा ग्रह का जो पहला ग्रह होगा, मॉर्निंग के सुबह 6 o'clock पे, वो आपके उस दिन का जो प्लैनेट होगा ना, वो दिन के प्लैनेट को आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो, उसके अलावा आप जो भी दिन है उसका ग्रह आपको लिख लेना उसी हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऐसे में दिन के हिसाब से जमा ग्रह को चेंज होता रहेगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा आपका, वो 1.5 घंटे का होता है, जो कि फिक्स है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो फिक्स्ड साइन आपके हैं, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हुए हैं, कि फिक्स साइन आपके कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे फिक्स साइन, जैसे अगर मूवेबल, और जो स्टैटिक वाले हैं चर, स्थिर और दूसरा ड्यूल प्लैनेट जो है आपके, ठीक है। जैसे फिक्स प्लैनेट आपके जिसको बोलते हैं हम, कि तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके जो भी फिक्स प्लैनेट है आपके, ठीक है। तो फिक्स प्लैनेट आपके ये वाले हो गए, 2, 5, 8, 11। तो अब देखो, इसमें आप देखो, बेसिकली राशियां, फिक्स राशियों की बात कर रहा हूँ, फिक्स साइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मूवेबल साइन आपके हो गए 1, 4, 7, 10, फिक्स साइन हो गए 2, 5, 8, 11, और जो ड्यूल नेचर का जो कहते हैं कि द्विस्वभाव राशि जिसको बोलते हैं, तो वो आपके 3, 6, 9 और 12 हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो फिक्स साइन वाले राशियां हैं, जो फिक्स साइन वाले हैं, उनको मार्क कर लेना। तो यहाँ पे ये प्लैनेट है। अब यहाँ से देखो ना कि जो साउथ इंडियन कुंडली होती है, उसमें ये क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गया। अब इसमें फिक्स साइन वाले मैंने क्या बताया कि जो ये प्लैनेट है, जो सॉरी ये जो राशियां हैं, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8 और ये 11, इन सब में हमारे जो जमा ग्रह, जो 8 हमने जो जमा ग्रह बताए हैं, जो सन, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, मून और जो स्नेक है, ये जो आठों जमा ग्रह हैं, उसमें घूमेंगे। बट जो क्रॉस मैंने लगा दिया है ना, ड्यूल साइन वाले, सॉरी फिक्स साइन वाले, इनमें वो मूव नहीं करेंगे। तो फिर अब क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे ले रखे थे, जो हमने अ, अभी तक देखे थे हमने, कि जैसे मून को ले लिया था हमने, ठीक है। अब मान लो कि मंडे का टाइम है, सुबह में मून मकर राशि में प्रवेश किया, ठीक है। मून मकर राशि में प्रवेश किया मंडे को, ठीक है। उसके आगे कौन सा होगा, मून के बाद कौन सा, आप देखो यहाँ पे मून के बाद कौन सा है, स्नेक है। तो यहाँ चूंकि फिक्स साइन है, ये 11 नंबर की राशि है, फिक्स साइन है, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राहु लिख देंगे। राहु के बाद आप देखो, मून के बाद राहु, राहु के बाद कौन सा है, राहु के बाद आपका आ जाएगा सन आ जाएगा। तो वहां पे आपने सन लिख दिया, ठीक है। मून के बाद यहाँ सन हो गया। सन के बाद आप देखो तो यहाँ मार्स हो गया। मार्स के बाद जुपिटर हो गया। जुपिटर के बाद फिर ये आपको ये हाउस छोड़ देना है। जुपिटर के बाद आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी के बाद आपका यहाँ पे वीनस हो जाएगा, ये बाहर बाहर ये वीनस हो जाएगा। वीनस के बाद आपका यहाँ पे सैटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब जो आप देखो यहाँ पे जो मैंने साइकिल बनाया है, कि मून यहाँ पे चल रहा है, मून के बाद स्नेक चल रहा है, स्नेक के बाद सन, सन के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, वो इसी सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गए सुबह के 6 बजे का मैंने बताया है कंडीशन, कि सुबह के अगर 6 बजे आपने पूछा कि जो हमारे जमा ग्रह है कहाँ कहाँ पे होंगे, तो हमने सुबह के 6 बजे के हिसाब से बता दिया। अब हम बात करते हैं कि 7 बजे क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अब 7 बजे हमारा, आप देखो कि जो पूरे प्लेनेट है ना, वो घूम जाएंगे 7 बजे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सैटर्न लिखा हुआ था। 7 बजे क्या होगा, मून चलाएगा यहाँ पे, और राहु चलाएगा सन की जगह पे, और यहाँ पे जो प्लेस खाली हुआ है यहाँ पे,
सैटर्न वाली जो जो मून वाली प्लेस खाली हुई, ये सैटर्न यहाँ पे खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो आप सोचो, ये पूरा साइकिल ही, जो ये साइकिल मैंने बनाया ना, तो जैसे घूम रहा है ना, वो एक जैसे शिफ्ट हुआ, तो ठीक उसको उसको रिप्लेस करने के लिए सैटर्न आ जाएगा। अब चूंकि सैटर्न आगे बढ़ गया, तो वीनस पीछे है, तो वीनस उसके आगे आ जाएगा। वैसे ही मार्स इसके आगे चला जाएगा। तो ऐसे करके पूरा साइकिल बनता रहेगा। तो अगर अब 7, हम 7:30 की अगर मैं बात करूं, 7:30 बजे क्या कंडीशन होने वाली है प्लेनेट की मंडे के दिन? क्योंकि जो भी आपके होने हैं, वो मंडे के हिसाब से होने हैं। ठीक है? तो अब मंडे के हिसाब से आपको देखो क्या हो रहा है। मंडे को 7:30 बजे, 6 बजे का आपने देख लिया कि यहाँ पे मून था। अब मैं मंडे को 7:30 बजे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सैटर्न, यहाँ पे हो जाएगा मून, यहाँ पे हो जाएगा राहु, यहाँ हो जाएगा सन। ठीक है? इसके बाद हो जाएगा मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद मरकरी। ओके, मरकरी के बाद हो जाएगा वीनस। अब देखो, कहीं छूट गया है क्या? ठीक है, वीनस और वीनस के बाद सैटर्न। ठीक है, सही तो आया। वीनस के बाद सैटर्न, ऐसे करके आपका एक सीक्वेंस बन गया। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं वेडनेसडे की, ठीक है, तो वेडनेसडे का देखो आप कैसे होगा। जो मंडे को हमने सुबह में 6 बजे मून को प्लेस किया था मीन राशि में, हाँ, तो अब अगर मंडे वेडनेसडे की बात करूंगा मैं, तो वेडनेसडे को ये चलाएगा। सबसे पहला जो होगा यहाँ पे मरकरी सबसे पहले होगा। ठीक है? अब मरकरी को आपने लगा दिया। अब मरकरी के बाद इस साइकिल में देखो आप कि ये जो हमने साइकिल इसमें बनाया है, जो साइकिल बना के दिया है आपको मैंने, इसमें आप देखो मरकरी कहाँ पे है। हम्म, यहाँ देखो आप, यहाँ पे मरकरी है, तो मरकरी अगर एक आगे होगा यहाँ पे, तो मरकरी के ठीक आगे वीनस लिख दो, वीनस के ठीक आगे जुपिटर लिख दो। ठीक है? जुपिटर के बाद आप मार्स लिख दो। ठीक है? ऐसे करके आपको सर्किल बनाते हैं। वीनस यहाँ उल्टा मैंने, मुझे लगता है कर दिया मैंने। यहाँ पे आप, यहाँ पे आपने वीनस लिखना है। ठीक है? यहाँ पे वीनस कर दो आप, वीनस के आगे सैटर्न हो जाएगा, सैटर्न के आगे मून हो जाएगा, मून के आगे हो जाएगा स्नेक। ठीक है? और स्नेक के आगे हो जाएगा सन। ओके, सन के आगे हो जाएगा मार्स, मार्स के आगे जुपिटर, और जुपिटर के आगे हो जाएगा आपका मरकरी। ये हमारा शुक्रवार को सुबह 6 बजे की बात कर रहा हूं मैं। ओके, शुक्रवार को सुबह 6 बजे यही कंडीशन हो। शुक्रवार को सुबह 6 बजे शुक्र मीन राशि में शुरू होगा, और फिर अगर 7:30 की हम बात करेंगे, तो मरकरी यहाँ वीनस की जगह पे आ जाएगा, वीनस यहाँ पे सैटर्न की जगह पे आ जाएगा। ये हमारा सिस्टम होता है जमा ग्रह के प्लेसमेंट का। मुझे लगता है कि इसमें कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं बाद में कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि सुबह में आपका जमाग्रह कहाँ पे है, और अगर वैसे आप अगर मान लो शाम के 4:30 बज गए, तो 4:30 बजे के हिसाब से वो हमेशा घूमते रहेगा। वैसे ही शाम के 4:30 बजे मून मान लो मेष राशि में है, तो हर 1.5 घंटे के बाद मून इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ता रहेगा। और आज मान लो कि शाम के 6 बजे, सुबह में 6 बजे से लेके, मतलब अब आप देखो ना कि यहाँ से मून शुरू करेगा, तो शाम के 6 बजे तक दोबारा ये यहीं पे आ जाएगा पूरा। क्योंकि आप देखो, डेढ़ 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 घंटे होते होते पूरा दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि डेढ़ 7:30, अब एक बार मैं आपको टाइम का भी बता ही देता हूँ फिर ये वाला। आप देखो इसको, जो सीक्वेंस आप चलाओगे, तो थोड़ा सा इससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेढ़ डेढ़ घंटा में आगे टाइम चल के आपका ये, देखो इसको, 7:30 तक हो गया। अब 7:30 से लेके 9 बजे तक। ठीक है? 9 o'clock से 10:30 तक हो गया। ठीक है? 10:30 से 11 के बाद 12 o'clock तक हो जाएगा। ठीक है? अब 12 o'clock से
2:30 तक 1:30 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर 1:30 से लेके दो और 1:30 से ये आपका आ जाएगा 2:30, और ये 3 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बजे से लेके 4:30 तक हो जाएगा। ठीक है, और 4:30 से लेके ये 6 o'clock तक आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया एक साइकिल। मतलब सुबह 6 बजे से शुरू करते शाम के 6 बजे तक ये पूरा आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो अगर मून सुबह को 6 बजे मंडे को यहाँ से शुरू करेगा, तो आगे खिसकते खिसकते फाइनली ये शाम को यहीं पे आके खत्म हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके आपका मतलब मून यहाँ पे आ जाएगा, सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा शाम के 6 बजे। ठीक है, अब इसमें चाहे सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है या सुबह 8 बजे हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी सीक्वेंस हम चलते रहेंगे हमारा। तो हमारा जमा ग्रह का जो एक सीक्वेंस होता है, वो आप जब हम आगे चार्ट बनाएंगे इसका, और इसको सब हर एक जब प्लेनेट को प्लेस करेंगे, इनर प्लेनेट को आउटर प्लेनेट को, तब थोड़ी चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें बस ये ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस है आपका वो सीक्वेंस आपका चेंज नहीं होगा, इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा ये। अब इसमें जो इनर प्लैनेट है वो उसका भी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने बताया था इनर प्लैनेट जैसे हमारी जो ट्रांजिट है, वही प्लैनेट की स्थिति हमें जो इनर प्लैनेट है, जो जहां मैंने जैसे क्रॉस लगा दिया है, तो वो क्रॉस तो मैंने बस इस जमा ग्रह के लिए बताया था कि वहां पे क्रॉस होता है। इनर प्लैनेट में जो बनाते हैं हम, उसमें ये क्रॉस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बस आपको आरूढ़म और कविपु वो सब जो जमा ग्रह हैं उनको बताने के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस पहले से जो स्थिर राशियां उसके लिए कर दी थी। ट्रांजिट में जो प्लैनेट जिस राशि में है, जिस जहां पे बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से हमें बनाना होता है उसको। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि आज अगर कहीं पे शनि मान लो कि मीन राशि में आपके ट्रांजिट प्लैनेट में है, तो यहाँ पे भी शनि आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? मान लो कि शनि मीन राशि में है, तो सैटर्न को आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जुपिटर को मान लो कि जुपिटर माना कि जेमिनी में है, मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे आप जुपिटर को लिख दोगे। तो ऐसे करके आपका प्लेनेट ट्रांजिट वाले प्लेनेट है जो कि इनर में होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिट प्लेनेट को एक तरह से जमा ग्रह में रूट के नाम से जानते हैं हम इसको, रूट प्लेनेट बोलते हैं इसको। और जो आउटर प्लेनेट होंगे हमारे, वो प्लेनेट हमारे बेसिकली उसके ब्रांचेज बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ट्रांजिट प्लेनेट पे अब जैसे मान लो सैटर्न की 2.5 साल की एक पूरी सर्किल होती है, एक पूरा साइकिल 2.5 साल का होता है, जुपिटर का 1 साल का होता है। अब सोचो अगर इसके आधार पे हम कैसे रिजल्ट को रिलाई कर सकते हैं। अभी आपके पास कोई प्रश्न आया है, तुरंत कोई दूसरा प्रश्न उसी का होगा, तो सैटर्न और जुपिटर तो अपने 2.5 साल और 1 साल के लिए साथ हिसाब से वो चल रहे हैं, उसी चाल से चलेंगे वो। तो उसमें प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहीं पे जमा ग्रह आता है कि चूंकि आप एक एक चीज के बारे में जान जाते हो आप, कि कैसे चीजों को करना है, क्या क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या जवाब दे सकते हो या कैसे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसे ट्रांजिट प्लैनेट के बारे में बात करते हुए, अब जो इसमें आप देखोगे, जैसे ये आप ट्रांजिट प्लैनेट देखो, जो ट्रांजिट प्लैनेट में राहु कहाँ पे है, जुपिटर कहाँ पे है, मून कहाँ पे, आप देखो सबके प्लेसमेंट। तो ये सारे प्लेसमेंट आपको ट्रांजिट के हिसाब से है। मान लो कि ये डेट मान लो कि 30 नवंबर 2023 का अगर डेट देखता हूँ मैं, तो 30 नवंबर 2023 को मून की कहाँ पे स्थिति थी, तो जेमिनी में था, जुपिटर फर्स्ट राशि में था। ठीक है, सैटर्न आपका 10वीं राशि में था। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हो कि जो ट्रांजिट का जो प्लेनेट होता है, वही प्लेनेट यहाँ पे हम यूज करते हैं आपके इनर वाले सर्किल में। और जो बाहर वाली सर्किल होगी, जो बाहर का जो जो जमा ग्रह होते हैं, वो हमारे बाहर बाहर चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे होता है नोइंग द क्वेश्चंस, तो वो किस आधार पे करते हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन जातक ने पूछा वो कैसे पता करते हैं। तो उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो उदयम है, दूसरा लॉर्ड ऑफ उदयम है, और प्लैनेट इन उदयम। जो प्लैनेट उदयम में बैठे, उदयम क्या है कि जहां पे जैसे जो भी लग्न डिसाइड हुआ उदयम का, वो उस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और उस हाउस का स्वामी कौन सा है, और उदयम कौन सा है, इसी के आधार पे हम प्रश्न जानते हैं। अब किसी प्रश्न को जानने के लिए ये 3 टूल हैं,
और उसके बारे में अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या है कि उदयम लॉर्ड कौन है आपका, ठीक है? उदयम लॉर्ड में कौन सा प्लेनेट आया और उदयम के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है? अब लॉर्ड ऑफ उदयम बताता है हमारा एक तरह से एलिजिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है कि क्वेश्चन क्या है, जो जातक ने क्वेश्चन पूछा है उसकी एलिजिबिलिटी बताता है ये उदयम, ठीक है? अब तो मान लो प्लैनेट उदयम में आता है जो भी, तो वो आपको दिखाता है जो जमा ग्रह की तरह जो प्लैनेट हैं, जो आपके बाहर-बाहर से चल रहे हैं, वो जो अप्रोच कर रहे होंगे ना उदयम की तरफ, मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट सन आ गया और उदयम की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, तो हम उसके आधार पे चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कैसा क्वेरीज जो पूछा गया क्वेश्चन उसका रिलेशन कैसे है, किस चीज़ों के साथ है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उस प्लैनेट के कारक से संबंधित हो सकते हैं। जो अप्रोच कर रहे हैं, मान लो कि अ, जुपिटर अप्रोच कर रहा है, तो जुपिटर से रिलेटेड जो कारक होंगे, उसके बारे में हो सकता है कि जो जातक है वो पूछना चाहता है। या उदयम में किस-किस भाव का लॉर्ड है, ठीक है? उदयम जो है, उदयम से किस-किस भाव का लॉर्ड है वो। अब जैसे मान लो कि कोई प्लैनेट है जैसे एग्ज़ाम्पल के लेते हैं, जैसे मान लो कि जुपिटर यहाँ पे हो गया, ठीक है? कहीं पे जुपिटर को हम जैसे मान लो कि हमारा उदयम आज हो गया, अगर हमें निकालना होगा उदयम, उदयम हमने निकाल लिया, उदयम हमारा आया है 4th हाउस में, यहाँ पे जुपिटर में बिठा दिया उदयम को, ठीक है? अब यहाँ पे जुपिटर से छठे भाव का लॉर्ड, अब यहाँ से देखो आप, चूँकि यहाँ पे राशियाँ फिक्स होती हैं, तो हमारा जो ये होगा धनु राशि और यहाँ पे मीन राशि, ठीक है? 9 नंबर की राशि है और यहाँ पे 12 नंबर की राशि है। अब आप उदयम से काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो छठी राशि हो गई और 7, 8, 9 नौवीं राशि हो गई। जो 12 नंबर मीन राशि है, उदयम से काउंट करोगे आप तो उदयम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब उदयम से छठी राशि और नौवीं राशि, ये हो गया आपके। अब आप समझो इसको ऐसे कि सिक्स्थ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ हाउस करता है डिजीज को, आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है, जो ऋण को रिप्रेजेंट करता है, आपके दुश्मनों के बारे में रिप्रेजेंट करता है वो। नाइन्थ हाउस क्या करता है, आपके फॉर्चून के बारे में करता है, आपके फादर के बारे में, जो बेसिकली कहते हैं ना कि भाग्य का हाउस है नाइन्थ वाला, तो उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम उस हाउस के माध्यम से यह भी मतलब बात कर सकते हैं कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इन भाव संबंधित कारक का ही है, ठीक है? अब चूंकि जुपिटर का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि उदयम में जो प्लेनेट बैठे हैं आके, तो उस प्लेनेट के आधार पे आप ये डिसाइड तो कर ही दोगे आप कि हाँ, चूंकि जुपिटर है तो जुपिटर का कारक कहाँ है, जुपिटर का क्या कि सिग्निफिकेटर क्या क्या है, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो क्वेश्चन। और नहीं तो जुपिटर के हाउसेस कहाँ-कहाँ पे हैं, उदयम से कितने दूरी पे हैं, जैसे यहाँ पे 6th और 9th लॉर्ड होके बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन उस भाव से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करते हैं कविपु के बारे में। कविपु क्या बताता है, ये कंसीक्वेंसेस बताता है बेसिकली किसी चीज के बारे में। उसको कैसे जोड़ोगे, मान लो कि सपोज स्कॉर्पियो लग्न, उदयम मान लो स्कॉर्पियो लग्न है, ठीक है? ओके, अच्छा, उसके बाद हम अब बात करते हैं कि उसमें जुपिटर आके बैठ गया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये उदयम हो गया, उदयम अब राशि काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये फिक्स हमेशा। यहाँ साउथ इंडियन में कुंडली में ये हमेशा फिक्स होगा। यहाँ पे मैंने बात की वृश्चिक राशि की, तो यहाँ पे उदयम लग्न है तो सीधा काउंट कर लो यहाँ से, स्टार्टिंग से काउंट नंबर 1 से काउंट करके आप 8 नंबर जहाँ आ गया आपका, तो यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि होगी। इसमें मान लो कि जुपिटर बैठा हुआ है अंदर में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं कविपी को बैठा देता हूँ यहाँ पे, के वी पी कविपु हो गया।
ओके। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो आपकी जो आपका मार्स है ना, आपका यहाँ पे मार्स यहाँ बैठा हुआ है, ये ट्रांजिट वाला प्लेनेट जो अंदर के प्लेनेट है ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो इसको मैं एक मिनट, जुपिटर को जो ये जमा करेंगे, इसको मैं अंदर ही बिठाता हूँ। ठीक है। अब इसको आप देखो कि कैसे इसको कोरिलेट करते हैं हम, और कविपु के कंसीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ये कैसे चीजों को इफेक्ट करता है और प्रॉब्लम आती है इसके इससे रिलेटेड। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला तो उदयम लग्न आपने ले लिया, तो उदयम लग्न का स्वामी कौन है? उदयम लग्ना लॉर्ड जो, उदयम लॉर्ड जो बोलते हैं, तो ये चूंकि वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। अब आप देखो कि सबसे पहले कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो वो कहाँ बैठा हुआ है, तो आप काउंट करोगे तो यहाँ से एक दो, 8 नंबर्स काउंट करोगे तो आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th हाउस में बैठा हुआ है मंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10th हाउस विद रेफरेंस टू दिस उदयम लग्न से। ठीक है। अच्छा, अब जुपिटर से उदयम, जुपिटर आप देखोगे तो जुपिटर उदयम लग्न से 7th और 5th लॉर्ड है। कैसे? जुपिटर चूंकि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जुपिटर की जो राशि है ये 9 नंबर, तो ये 6 7 सॉरी सेकंड हाउस हो गया, और जो 12 हो गया तो 1 2 3 4। ठीक है, मतलब उदयम लग्न से काउंट करोगे तो उदयम लग्न से धनु राशि सेकंड हाउस हो गई, और उदयम लग्न से ही जो वृश्चिक राशि की उदयम लग्न है, वहां से 1 2 3 4 5, ये हो गया 5th। ये आपका उदयम लग्न से एक सेकंड हाउस हो गया, एक हो गया 5th हाउस हो गया। अब क्या है, सेकंड हाउस क्या करता है, वेल्थ के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बताता है, जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है। ठीक है। 5वां हाउस बताता है चाइल्ड के बारे में बताता है। अब आप समझो कि जो जुपिटर की नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो क्या है, चाइल्ड है। अब तो आप चूंकि मैंने बताया था कि उदयम, उदयम लॉर्ड और उदयम लॉर्ड की तरफ जो प्लेनेट अप्रोच कर रहे हो, तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। तो मतलब क्या हुआ, उदयम ने के लॉर्ड ने जो एलिजिबिलिटी कहते हैं ना, क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर देता होते हैं। तो हम अब ये समझ सकते हैं कि जुपिटर आया है तो या तो बच्चे से संबंधित हो सकता है, या धन से संबंधित हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यह मंगल अब यहाँ जो आया है उदयम लॉर्ड है ये, इसको देखो कि जमा जो प्लैनेट में वो, वहां से मान लो कि मार्स को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ये जमा वाला मार्स है, ये जो इसको बताया मैंने ना, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये हो गया आउटर वाले जमा वाले मार्स है। ठीक है। अब इसको देखो कि ये 6th हाउस हो गया और यहाँ पे 10th हाउस हो गया। ठीक है। क्योंकि ये वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न से इसलिए मंगल को इसलिए हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये वृश्चिक लग्न है, उदयम लग्न है। तो उदयम लग्न का स्वामी जो आउटर प्लेनेट जो मार्स है, जमा प्लेनेट, वो 6th हाउस हो गया, और जो ये वाला हो गया, जो ट्रांजिट वाला प्लैनेट है, वो 10th लॉर्ड में हो गया। ठीक है। अब यहाँ उदयम लॉर्ड 6 और 10th में है, और सेकंड हाउस वेल्थ का है, 5th हाउस बच्चों का है। तो बच्चों का क्वेश्चन या वेल्थ या बच्चे से संबंधित हो सकता है। ये दोनों चीजें आपके जुपिटर के आधार पे आप देख सकते हो कि आपका या तो वेल्थ से रिलेटेड होगा, या बच्चों से रिलेटेड होगा। अब इसमें आप समझ लो कि, समझो कि मान लो कि बच्चों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो अब उसमें उसके बाद आप जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन बच्चों के हिसाब से नेगेटिव है। कैसे? अब मान लो कि अगर बच्चों के लिए देखूं मैं, तो बच्चों के हिसाब से नेगेटिव कैसे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, देखो छठा हो गया यहाँ से, और यहाँ से काउंट करो तो यहाँ से सेकंड है, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है। और वेल्थ के लिए आप मार्क्स को काउंट करो, तो वेल्थ के लिए देखो आप 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो वेल्थ के हिसाब से वो अच्छा है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर कविपु का कैसे रोल देखते हैं। कविपु को मान लो कि कविपु यहाँ पे आ गया। ठीक है। कविपु को हमने कहा मार्क किया था, यहाँ पे किया था मार्क। ठीक है। अब बच्चे के लिए अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कैसे देखेंगे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम है बच्चे की, मतलब प्रोजनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखो कि अब यहाँ पे कविपु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, किससे,
उद्यम लग्न से थर्ड हाउस में कवेपू है, ठीक है। तो अब कवेपू का कैलकुलेशन मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस कवेपू का रोल बता रहा हूँ कि कैसे कवेपू नेगेट चीजों को नेगेट कर देता है। तो मान लो क्वेश्चन बच्चे से संबंधित हो गया, तो कविपु कंसिक्वेंस बताता है, यहाँ बच्चे होने की प्रॉब्लम बता रहा है। क्यों? बिकॉज थर्ड हाउस हमारा एफर्ट है, हमारा करेज है। मतलब नेटिव बच्चे से रिलेटेड नेसेसरी एफर्ट नहीं लगा रहा है। समझ रहे हो कि यहाँ पे उद्यम लग्न है, उद्यम लग्न से थर्ड में कविपु है, तो कविपु क्या कर रहा है, इस जो एफर्ट वाला भाव है उसको नेगेट करा, मतलब एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो एफर्ट एफर्ट कहाँ नहीं लगा रहे हैं आप? अगर बच्चे से संबंधित प्रश्न है तो आप बताओगे कि भाई बच्चे से के लिए आप अपना उतना एफर्ट नहीं, या तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जो भी चीजें आप अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है। वैसे वेल्थ के लिए पूछता है तो वेल्थ के लिए भी आप बताओगे कि हाँ एफर्ट नहीं लगा, तो ऐसे आप कंसिक्वेंसेस देख सकते हो कविपु अगर कहीं पे भी बैठता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आप देखोगे कि चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या क्या चीज का प्लेसमेंट आपको देखना है बस, कि आपका प्लेसमेंट, हम अभी प्लेसमेंट की बात करें केवल, कि उदयम लॉर्ड, कविपु और सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट। जुपिटर के हमने सिग्निफिकेशन देखे, ठीक है। जुपिटर के सिग्निफिकेशन देखे, और मतलब उदयम लॉर्ड हो गया, ठीक है, कविपु हो गया, ठीक है, और सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट और हाउस कंसर्न विद प्लैनेट इन उदयम, ठीक है। तो जो प्लैनेट उदयम में बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड जो हाउस है, जैसे हम जुपिटर की बात कर रहे थे कि जुपिटर यहाँ बैठा हुआ था, जुपिटर का धनु राशि और मीन राशि, उससे क्या क्या रिलेशन बन रहा है उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो अभी बस हमने इतनी चीजों को देखा है, ठीक है। अब आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन सब चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इसके अलावा आप देखोगे प्रोफेशन के लिए भी हम अलग से उसमें देखेंगे कि कैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना कि अ, अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लो कि इनर प्लेनेट का देखते हैं हम, कि इनर प्लेनेट हमारा रूट है, आउटर प्लेनेट ब्रांच है, ठीक है। अब इसमें आप समझो कि अगर इनर प्लेनेट में कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड है और आउटर प्लेनेट में डेबिलिटेड है, जैसे मान लो कि वीनस को ले लो आप, वीनस इनर में एग्जॉल्टेड है और आउटर में डेबिलिटेड डेटा, इसको कैसे देखोगे आप? तो यहाँ पे हम वीनस को एग्जॉल्टेड ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट है हमारा, जो इनर प्लेनेट है रूट है। आउटर भले ही खराब कंडीशन दे रहा हो, लेकिन चाहे वो शत्रु में ही क्यों ना हो, लेकिन जो फाइनल हम मानेंगे, हम इनर प्लेनेट का ही मानेंगे, ठीक है। उसके आधार पे हम अपना प्रिडिक्शन में जो भी आपको करना है उसके आधार पे करेंगे। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अभी आपको पहले वीडियो में ही बता दूं आपको। तो पहले भी मैंने चर्चा करा था कि जमा कुल प्रश्न में हम कारकत्व की बात करते हैं। जो भी प्रिडिक्शन होगा, अगर कारकत्व आपको सही से पता है, जैसे जुपिटर का बच्चों से रिलेटेड होता है, जो सिग्निफिकेशन है जुपिटर के, वो बच्चे हैं, वेल्थ है, पढ़ाई है आपकी, तो इन सब के कारकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे थे। तो जमा कुल प्रश्न हम कारकत्व है, कारकत्व को लेते हैं, और ग्रह का जो उदयम लग्न, ग्रह जो उदयम लग्न में प्लेस्ड है उसी के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब आरूढ़म को देखा जाए तो आरूढ़म बेसिकली प्रेजेंट क्वेश्चन के कारकत्व को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। कैसे? अब देखो उसको अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, हालांकि टाइम तो ज्यादा ही हो रहा है आज का हमारा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसको ऐसे देखो आप, ठीक है। अब मान लो कि सपोज कि जुपिटर उदयम लग्न में प्लेस्ड है। अब जुपिटर के तो कोई जुपिटर के तो कई सारे कारकत्व हैं। मान लो कि जुपिटर के भाई बच्चे भी हैं, वेल्थ भी है, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे सुटेबल कारकत्व है जिसको लेके, जिस जो क्वेश्चन दिमाग में लेके जातक एक नेटिव एस्ट्रोलॉजर के पास आया, तो उसको डिसाइड करने का काम होता है आरूढ़म का, ठीक है। तो इसको हम आरूढ़म के उद्यम लग्न से प्लेसमेंट देखेंगे, आरूढ़म कहाँ पे उद्यम लग्न से बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट देखेंगे, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि अभी आरूढ़म जो है उद्यम लग्न से सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो गुरु फाइनेंस से रिलेटेड क्वेरी होगा, ठीक है।
और के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अब ऐसे ही आप इसको आगे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने जो पढ़ी है हमने आज के फर्स्ट वीडियो में, किसी कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं गए हैं। बस बेसिक चीज़ों के बारे में हमने देखा है कि उदयम, आरूढ़म और कविपु, इनके बारे में हमने देखा कि ये बेसिक क्या रोल अदा करते हैं। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कि आपको देखना है कि उदयम कहाँ पे है, उदयम लॉर्ड कहाँ पे है और कौन से प्लैनेट उदयम लॉर्ड की तरह, खासकर जो आउटर जो जमा वाले प्लैनेट हैं, उसमें से कौन से उदयम की तरह अप्रोच कर रहे हैं। जो अप्रोच कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे, और क्वेश्चन में किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है वो आपका आरूढ़म डिसाइड कर देगा। ठीक है, जैसे बताया था कि जुपिटर है और आरूढ़म जुपिटर से सेकंड हाउस, उदयम से सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपने बताया कि धन के बारे में है। ठीक है, तो उदयम आरूढ़म के बारे में देखा हमने। दूसरा, हम तीसरी बात हमने देखी कविपु के बारे में कि जिस भी जगह से कविपु जहाँ बैठा होगा वो उस चीज के बारे में नेगेशन ही देता है। जैसे यहाँ पे हमने जो रिजल्ट देखा था कि आपके एफर्ट वाले भाव में जाके उदयम से थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, मतलब आपका कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो कविपु है नेगेट करता है चीजों को। ठीक है, अब हम अ, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक जो क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी करता है उसके बारे में दिमाग में भी आता है क्वेश्चन की, जो हम जमाखोल प्रश्न हम करते हैं या कोई भी प्रश्न करते हैं, खासकर जमाखोल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ही हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी कि अब कभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कब ये जमाकुल प्रश्न हम देखना चाहिए, तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं। जब आपके आपकी अर्ज है, आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछना है, तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है? इसकी सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आपको टाइम की कोई टाइम को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना सूर्योदय देखने की ज़रूरत है, ना सूर्यास्त देखने की ज़रूरत है, ना दिन देखने की ज़रूरत है, ना रात देखने की। जब क्वेश्चन पूछा सामने वाला, अगर आप देखने की कंडीशन में हैं तो आप देख के बता दीजिए, नहीं तो आप बताइए ठीक है भाई, मैं जब बैठूंगा किसी प्रॉपर जगह पे तब आपको उस समय टाइम देख के बता दूंगा। तो जब एस्ट्रोलॉजर देखता है वो टाइम होता है बेसिकली। तो जो भी आपके, और सबसे बड़ी खासियत आपकी है कि जो भी आपके मन में प्रश्न आता है, कोई ऑस्पिशियस मुहूर्त इसमें नहीं निकालना है, कुछ चीजें नहीं निकालनी है, सीधा आपको निकालना है। आपकी अवेबिलिटी होनी चाहिए, उसके आधार पे आप चार्ट बना के प्रिडिक्शन दे सकते हो। ठीक है, कोई भी चार्ट आप प्रिपेयर करोगे तो प्लेस वहीं का लोगे जहाँ पे आप हो। अगर मान लो कि कोई विदेश से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो कि अमेरिका से पूछा है, तो आपने अमेरिका का नहीं डालना है, आप एक एस्ट्रोलॉजर जहाँ बैठा होगा उसका ही डालना है। ठीक, यानी एस्ट्रोलॉजर जहाँ है उसके ही रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है तो दिल्ली का ही डालेंगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर क्वेश्चन देखना चाह रहा है वहीं का प्लेस लेंगे, और भले ही प्रश्नकर्ता विदेश में ही क्यों ना बैठा हो। ये चीजें दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज यूज द टाइम क्लॉक दैट बिलोंग्स टू द पर्सन रिलेटेड टू दैट प्रश्न। ठीक है, मतलब ये होगा कि आप जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो, आप जो क्वेश्चन जातक ने पूछा, मान लो कि जातक ने सुबह में क्वेश्चन पूछ लिया है और आपके पास टाइम नहीं है उस समय देखने का। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको टाइम मिला है रात के 2300 बजे पे मिला है, तो जब रात में 2300 बजे आप देखने बैठे हो, तो टाइम अब रात का ही लेंगे आपको, ना कि सुबह का। क्योंकि सुबह से तो कितने सारे आपके प्लेनेट, हो सकता है मून ही कहीं शिफ्ट कर गया हो आपका, या उदयम लग्न चेंज हो गया हो। ठीक है, तो इसीलिए जब प्रश्नकर्ता क्वेश्चन पूछता है, सुबह 6 बजे पूछा, अगर आपको शाम के 2300 बजे आपको फुर्सत मिली है देखने के लिए, तो वो आप टाइम 2300 बजे का ही डालोगे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, जैसे जितनी बात पूछी जाए उतने ही का जवाब दो आप। अच्छा, सबसे बेहतर तो ये है कि अगर संभव हो तो क्वेश्चन को रिटन में ले लें आप। रिटन क्वेश्चन में क्या होती है, क्लियरिटी होती है कि क्या पूछा, हाँ पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, या किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, बच्चे के बारे में है कि शादी के बारे में है। वो थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाती है तो जवाब देना आसान रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक बार में एक ही प्रश्न पूछें आप, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर उसके बाद अब बात करो कि अगर यदि किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में ही आंसर करना है। जो आप आंसर कर रहे हो वो थर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हो। क्योंकि बाकी जो, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि लग्न चेंज कर देते हैं।
जैसे फादर ने अपने बच्चे के बारे में पूछा तो 5th हाउस से उसको रोटेट कर देंगे, तो ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है? उसके अलावा आप देखो, तो यदि आप अपने लिए प्रश्न लगा सकते हो, तो लगा जमा-खोल में यहाँ पे बहुत क्वालिटी के आंसर आते हैं। इसमें बेसिकली अपने बारे में क्वेश्चन आदमी लगाता है, तो क्या करता है कि दिमाग में जैसे सोचता है कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो थोड़ा-सा आदमी बायस्ड अगर ना हो, तो आप अपने बारे में लगा सकता है। जैसा आता है, जो चीज़ें दिखती हैं, चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, उसके आधार पे आप अपना देख लो। लेकिन ये नहीं कि नेगेटिव आया, फिर भी आप उसको पॉज़िटिव ढूँढने में लगे हुए हो। तो इसीलिए जनरली मना किया जाता है, खुद आप अपना प्रश्न ना लगाएँ। ठीक है? चलते-फिरते दोस्त साथी से क्वेश्चन ना देखें। इसका रीज़न क्या है, वो सीरियसनेस नहीं होती है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई लोग टेस्ट करने के बहाने से सोचते हैं कि चलो देखता हूँ मैं कि ये जमा-कुल प्रश्न तो बहुत बोलता है ये, और कैसा इसका प्रिडिक्शन कैसा होता है देखते हैं। तो ये सब चीज़ों का है, तो जनरली उन सब चीज़ों के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको प्रिडिक्शन के दौरान ध्यान रखना है। एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट। सबसे शुरू में हमने देखा कि जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी क्यों करनी चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप के लगभग देखा था हमने कि 33 टाइप के प्रश्न एस्ट्रोलॉजी होती है, जिसमें पराशरी हो गई, केपी हो गई, और शॉर्ट टाइम प्रिडिक्शन मैंने एक बताया था। वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हम जमाकुल प्रश्नम के बारे में बात करें, तो जमाकुल प्रश्नम में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा है उदयम है, आरूढ़म है, कविपु है, जमा ग्रह हैं। उसके अलावा जो ट्रांजिट के प्लैनेट है वो सारे हो गए आपके। कविपु हो गया, तो उसमें हमने बताया था कि जो उदयम है और आरूढ़म है जो, वो क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो आपका कविपु है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कविपु को एक तरह से विलेन कहा जाता है जमा प्रश्नम में। तो इन सब चीज़ों के साथ आज अच्छा, दूसरा एक और जो बात बताई थी मैंने कि उदयम 1 घंटे में चेंज हो जाता है, और हमारा जो जमा ग्रह है वो फिक्स है, 1.5 घंटे में चेंज होता रहता है। वो डे के हिसाब से डिसाइडेड है कि मंडे को है, तो मंडे को सुबह 6:30 बजे पहला जो ग्रह होगा वो मून होगा मीन राशि में। वैसे ही अगर गुरुवार की बात करूँ मैं, तो गुरुवार को जुपिटर मीन राशि में सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक मीन राशि में होगा। ठीक है? उसके अलावा अब मान लो कि अगर बात करूँ मैं कि 7:30 बजे कहाँ होगा, तो जुपिटर मीन राशि से खिसक के कैप्रिकॉर्न राशि में चला जाएगा। ऐसे करके सीक्वेंस आपको आगे बढ़ाते जाना है। जो सर्कल हमने दिखाया था, वो सर्कल को ध्यान आप रखें, उसी सीक्वेंस में आगे जाएँगे। तो इस तरह से आज का हमारा पहला जो क्लास है वो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे उदयम, आरूढ़म और कविपु को हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।